Hello students, we are back again with the same chapter continuing the previous topic of immunity system. हम लोग पहले वाले वीडियो में इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि इम्यूनिटी सिस्टम एक्चुअली होता क्या है और ये कितने तरह की होती है। उसमें हमने नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है उसको डिस्कस किया था, जो बाय बर्थ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो today's topic of study is acquired immunity. Acquired immunity मतलब नाम से ही हमें पता है कि acquired, हमने इस इम्यूनिटी को एक्वायर किया है। एक्वायर का मतलब गेन करना, जो हमारे लाइफ टाइम में हम लोग अचीव करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल्स है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, मेमोराइज कर लेती है और उसको उस एंटीजन को, जो पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करता है, इट इज़ बिहेविंग लाइक एन एंटीजन। तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी बना लेती है, एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेती है और वो एंटीबॉडीज़ उसमें स्टोर रहती है, मेमोराइज रहती है। उसके बाद अगर कभी भी वो ऑर्गेनिज्म दोबारा अटैक करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोराइजेशन बॉडी इटसेल्फ डेवलप्स द एंटीबॉडीज। तो ऐसी इम्यूनिटी को बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो कैसी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है दैट इज एक्वायर्ड बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय द मेमोरी सेल। सबसे पहली बात ये कौन जनरेट कर रहा है, मेमोरी सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो मेमोरी सेल्स होती है वो जनरेट करती है उस पैथोजन को एंटीजन समझकर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करेगी। हमारी बॉडी में क्या डेवलप करेगी, एंटीबॉडीज। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द पैथोजन। जो भी पैथोजन अटैक करेगा उस पैथोजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर पैथोजन क्या हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेदर इट कैन बी वायरस और इट कैन बी बैक्टीरिया और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज डेवलप्ड इन द लाइफ टाइम ड्यू टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज। कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में होती है तो उसके रेजिस्टेंस के लिए डेवलप होती है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप की जाती है एंड सेल्स आर फॉर्म्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो इम्यूनिटी है इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ एंटीजन स्पेसिफिक। कोई पर्टिकुलर एंटीजन है या कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजन का काम करता है तो उसके अगेंस्ट में डेवलप होती है, तो इट इज़ अ पर्टिकुलर एंटीजन स्पेसिफिक। ऐसा नहीं होता है कि ये सारी बीमारियों से हमें बचाती है। एक पर्टिकुलर पैथोजन से होने वाली जो डिजीज़ है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, तो इट इज़ एंटीजन स्पेसिफिक। इट इज़ मेनली ड्यू टू मेमोरी स्टोरेज। इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि इसमें मेमोरी स्टोरेज के कारण ये होती है। क्योंकि एक बार जब हमने एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाया तो हमारी बॉडी में क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ बन गई और वो एंटीबॉडीज़ जो है हमारी बॉडी की मेमोरी सेल ने मेमोराइज कर ली। तो उस मेमोरी स्टोरेज के कारण से ही ये इम्यूनिटी जो है ये डेवलप होती है। इट इज़ कभी भी अगर कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर उसके लिए मेमोरी सेल्स जो है उसकी, सपोज दिस इज द मेमोरी सेल, तो ये मेमोरी सेल उसको मेमोराइज कर लेगी। मेमोराइज करने के बाद में क्या करेगी, ये एंटीबॉडी बना लेगी। अब ये एंटीबॉडी जो बनी है, ये एंटीबॉडी का बनना, दिस इज नोन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसे हम कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। और प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद अगर कोई सेकेंड टाइम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर अटैक करता है तो यहाँ पर प्रेजेंट जो मेमोरी सेल्स है वो फटाफट उसको पहचान करके और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इस तरह से इसकी फंक्शनिंग होगी। जैसे ही कोई भी पैथोजन या कोई भी एंटीजन किसी भी ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी मेमोरी सेल्स उसको मेमोराइज कर लेगी।
मेमोराइज करने के बाद में इस एंटीजन के अगेंस्ट इसने क्या बना ली, एंटीबॉडीज बना ली। तो एंटीबॉडी बनी है इसलिए ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और ये उनकी सेल्स के अंदर स्टोर हो गई ये चीज़ कि भाई इस तरह के पैथोजन के आने पर ये वाली एंटीबॉडी बननी है। अब अगर सेकेंड टाइम कभी भी ये पैथोजन दोबारा अटैक करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेमोरी यहाँ पर ये एंटीबॉडीज फटाफट से अपना रिस्पॉन्स शुरू कर देती है। तो इस तरह से ये वाली जो एंटीबॉडी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये वर्क करती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अगर हम टाइप्स देखें तो टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अगेन कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्टिव and the second one is passive. Active acquired immunity and the passive acquired immunity. Active जो है इसे हम वापस से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब हम देखते हैं सबसे पहले नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे पास में थी वो थी एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म पर किसी भी पैथोजन ने अटैक करा तो अटैक करने पर इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती है, एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड। ये जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है एंटीबॉडीज के फॉर्म में, दिस इम्यूनिटी इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी होती है ये कैसी होती है, स्लो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है इफेक्टिवनेस के लिए, टेक टाइम टू शो द इफेक्ट। पर ये जो इफेक्ट होता है ये कैसा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला, लंबे समय तक इसका असर रहता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्लो होती है, एंटीबॉडीज के डेवलप होने पर इसमें इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। अगर नेचुरल इन्फेक्शन है तो कोई भी एंटीजन के एंटर करने पर बॉडी अगर नेचुरली डेवलप हो रही है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, तो उसे हम कहेंगे नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी। और इसी तरह से अगर हम आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं एंटीबॉडीज को, देन इट इज नोन एज आर्टिफिशियल। तो ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन व्हेन एंटीजन एंटर इन द बॉडी नेचुरली, यहाँ पर कोई एंटीजन जो है वो कैसे एंटर कर रहा है, नेचुरल वे में, अपने आप से एंटर कर रहा है, देन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड। एंड व्हेन द वैक्सीनेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन एंटीजन इज इंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली अगर हम किसी भी पैथोजन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, देन इट इज नोन एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दोनों में डिफरेंस है। नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पैथोजन ने नेचुरल वे में बाइट किया या हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो एंटर करने पर क्या होगा, उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो ये कहलाएगी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं। अब वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हम आर्टिफिशियली जो पैथोजन होता है उसको बहुत माइल्ड रेंज में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो इंट्रोड्यूस करवाने पर क्या होता है, बॉडी के लिए वो पैथोजन है, उस पैथोजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है एंड देन दे आर मेमोराइज्ड बाय द सेल। उसको सेल्स जो होती है, मेमोरी सेल्स जो है वो रिकग्नाइज कर लेगी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगी टाइम आने पर। तो ये चीज़ हमने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाई, पैथोजन को हमने आर्टिफिशियल वे में फॉर द इंटेंशन टू डेवलप एंटीबॉडीज वी हैव इंट्रोड्यूस दैट एंटीजन। तो ये कहलाती है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्टिव है, एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है, क्योंकि हमने तो केवल एंटीजन ही दिया, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद बना रही है, इसलिए ये कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम देखते हैं व्हाट इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव में हमने क्या देखा कि एंटीजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई।
पैसिव के केस में क्या होता है, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हम लोग डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उससे प्रोटेक्शन मिलती है, उससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो ऐसी इम्यूनिटी इन विच डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड, हम क्या डाल रहे हैं हमारी बॉडी में, डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को डाल रहे हैं, तो इट इज़ नोन एज पैसिव। पैसिव का मतलब सुस्त होना, धीरे धीरे, यानी कि वो चीज़ जो है वो अपने आप से हो रही है, हमारी बॉडी ने कोई एफर्ट नहीं करा, तो इट इज़ पैसिव। अगेन पैसिव कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल, पहला जो केस होता है वो होता है नेचुरल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या हुआ कि बॉडी में एंटीबॉडीज ही जा रही है डायरेक्ट, और नेचुरल वे में जा रही है। अब नेचुरल वे में एंटीबॉडीज कैसे जा सकती है, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा क्या होता है, एक टेम्पररी कनेक्शन होता है फीटस और मदर के बीच में। तो जब भी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, जिससे डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का एक्सचेंज होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो फीटस और मदर के बीच में जो एक्सचेंज होता है गेस्टेशन पीरियड में, तो उसके साथ में एक IgG टाइप की एंटीबॉडीज भी मदर से फीटस में जाती है, और ये क्या है, एक तरह की एंटीबॉडी है। तो नेचुरल वे में जा रही है प्लेसेंटा के थ्रू, इसलिए ये कैसी हो गई, नेचुरल, और एंटीबॉडीज जा रही है तो हम क्या कहेंगे, इट इज पैसिव। इसी का ही एक और एग्जांपल है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, जो इनिशियल मिल्क जो कि डिलीवरी के बाद में जस्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कोलोस्ट्रम। हम बोलते हैं कि फीडिंग करवानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है, तो उस समय उसका बेसिक कारण ये है कि ये जो कोलोस्ट्रम होता है, जो इनिशियल मिल्क होता है जो मदर प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर भी IgA टाइप की एंटीबॉडीज़ होती है जो बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो है ये भी नेचुरल वे में ही एंटीबॉडीज़ को इंसर्ट करती है, इसलिए ये एग्जाम्पल आते हैं हमारे नेचुरल पैसिव के। अब दूसरा केस है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियली भी हम एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कब करवा सकते हैं, जैसे स्नेक बाइट हुआ तो एंटीवेनम प्रोड्यूस होता है, तो इसके लिए जो स्नेक बाइट के अपोज में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग जो एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं बॉडी में, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। और एक्वायर करी है मतलब हमने बाहर से इंट्रोड्यूस कर दी है, तो सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एक्वायर्ड का मतलब वी आर गेनिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हम एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं एक्टिव में। लेकिन हमारी बॉडी में डायरेक्ट हम एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं, हमने एंटीजन नहीं डाला है, तो वो कैटेगरी बन जाती है पैसिव। पैसिव में भी अगर नेचुरल वे में हमारी बॉडी अपने आप जनरेट करती है एंटीबॉडीज़ ट्रांसफॉर्मेशन, तो दैट इज़ नोन एज नेचुरल। और अगर हम एंटीबॉडीज़ को इंटेंशनली डालते हैं, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है हमारे पास में, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। एक इम्यूनिटी और होती है जिसे बोला जाता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। तो देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसमें हमारी बॉडी क्या करती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ, जो हमारी बॉडी के बाहर की जो सेल्स है, इनको डिफरेंशिएट करने की जो कैपेबिलिटी है वो रखती है। यानी कि जो प्रोटेक्टिव मेजर्स आर ओनली टेकन अगेंस्ट द नॉन सेल्फ ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से आता है तो वो नॉन सेल्फ की कैटेगरी में होता है, वो क्या बन जाता है, एंटीजन। तो हमारी बॉडी उस नॉन सेल्फ को पहचानने का काम करती है। बट कभी कभी क्या होता है, हेरिडिटरी चेंजेस से या कोई दूसरे कारण से जो इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, जो सेल्फ सेल्स है उनके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज बना देती है। क्या करेगी, सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना देती है, तो उसको हम कहेंगे ऑटो इम्यूनिटी। अब उस केस में क्या होगी, बॉडी की सेल्स को ही वो एंटीजन समझ लेगी या पैथोजन समझ लेगी और उनको डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देगी। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी। और इसके कारण से डिजीज़ जो डेवलप होती है, जैसे कि बहुत सारी डिजीज़ है इससे डेवलप होने वाली, एक एग्जांपल है इसी का ही र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, रिजल्टिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो इन्हें हम बोलते हैं ऑटो इम्यून
डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या हुआ, बॉडी की जो सेल्स है वो नॉन सेल्फ सेल को पहचान कर और इम्यूनिटी डेवलप करती है एक नॉर्मल पर्सन में। लेकिन कई बार बॉडी की जो सेल्फ सेल है, खुद की ही सेल्स है, उनको वो नॉन सेल्फ समझ लेती है। उनको ये समझती है कि ये जो है ये बाहर से आया हुआ कोई भी एंटीजन है, तो उसके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडीज़ बना लेगी। अब एंटीबॉडीज़ बना लेगी तो क्या होगा, ये जो खुद की ही सेल है उसको वो डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देगी, उसको ब्रेक करना शुरू कर देगी, डैमेज करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो उसको पैथोजन समझ रही है। और उस केस में वो जो ऑर्गन है धीरे 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 डिस्ट्रॉय होता जाता है, वीक होता जाता है। तो ऐसी इम्यूनिटी इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी, खुद की इम्यूनिटी को खुद ही नुकसान पहुंचा रही है, जिसका एग्जाम्पल आता है हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, तो वैक्सीनेशन की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले करी थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर, उन्होंने 1796 में देखा कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो किसी ऑर्गेनिज्म में एक बार हो जाती है तो दोबारा नहीं होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर वो वैक्सीनेशन का प्लान लेकर आए। उन्होंने क्या किया, वैक्सीनेशन जो है इसमें मेन जो एम होता है वो ये होता है कि बहुत लो और माइल्ड कंडीशन में हम किसी भी एंटीजन को ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। यहाँ पर जो एंटीजन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज़ कॉजिंग होता है, तो उसको बहुत माइल्ड कंडीशन में, बहुत डाइल्यूट कंडीशन में कि वो सेकंड पर्सन को नुकसान नहीं पहुँचाए, अब वो हम उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो उसको पैथोजन समझेगी, फॉरेन पार्टिकल समझेगी, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में हम वो जो बॉडी है वो उसको उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बना देगी। ये एंटीबॉडीज़ कौन याद रखेगा, मेमोरी सेल्स रखेगा। अब अगर सेकेंड टाइम कोई पैथोजन एक्चुअल में अगर उस पर्सन को अटैक करता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स के बिहाफ पर वो जो एंटीबॉडीज़ है वो फटाफट से डेवलप होकर के और उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो है वो एक तरह से हमने क्या करा है, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द non-virulent or killed or attenuated or inactive microorganism or toxins which are produced by the microorganism. So these are then injected in the body in a very small, minute and diluted condition, and this process is known as vaccination. और जो बनती है that is vaccine, and the phenomena or the process is known as vaccination. In this way the body produces memory cells, and at the time when antigen enter in the body, antibodies are produced. तो सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है ये कितनी तरह की हो सकती है, वी कैन क्लासीफाई देम इन 5 कैटेगरी। सबसे पहला केस हमारे पास आता है लाइव डाइल्यूटेड वैक्सीन। लाइव का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो कैसा है, लाइव है, और डाइल्यूटेड है यानी बहुत माइल्ड कंडीशन में है। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ वैक्सीन पैथोजेनिक वायरस आर कल्चर्ड बाय टिश्यू कल्चर। जो वायरस होता है उसको हम कल्चर करते हैं, किस प्रोसेस से, टिश्यू कल्चर से या एम्ब्रियो कल्चर से, जैसे चिकन एम्ब्रियो। अब उसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो हमने कल्चर करा और इस तरह से कल्चर करा कि उसकी जो रेप्लिकेशन की जो क्वालिटी होती है वो ह्यूमन के अंदर नहीं हो पाती है, उसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है ह्यूमन में। और रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि उनकी क्वांटिटी, उनकी नंबर जो है वो बढ़ ही नहीं पाएगी। तो इसके कारण से जो ह्यूमन्स है, अब 2 काम हुए इससे। पहली चीज़ तो क्या हुई कि जो वायरस है उसकी नंबर हमारी बॉडी में बन नहीं पाई, और दूसरी चीज़ क्या हुई कि ये हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है वायरस तो एक तरह से हमने एंटीजन हमारी बॉडी को दे दिया, बॉडी ने क्या करा, उसको आइडेंटिफाई कर लिया और एंटीबॉडीज बना ली। तो इस तरह से ये जो लाइव डाइल्यूटेड वैक्सीन होती है वो इस कॉन्सेप्ट पर बनाई जाती है, जिसके अंदर किसी भी वायरस का टिश्यू कल्चर या एम्ब्रियो कल्चर से हम उसको कल्चर करके और उसमें रेप्लिकेशन पावर को डिस्ट्रॉय करके ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, आइडेंटिफाई दैट वायरस
एंटीजन एंड प्रिपेयर एंटीबॉडीज। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं रूबेला है, मीजल्स है, रोटावायरस है, मीजल्स देन रोटावायरस, ये सब इसी फिनोमिना पर बेस्ड है। देन सेकेंड कैटेगरी जो आती है हमारे पास दैट इज किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। तो इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन्स द पैथोजेंस आर यूज्ड इन देयर इनएक्टिव फेज। यहाँ पर जो भी डिजीज फैक्टर होता है, जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम पहले हीट कर देते हैं या उसको किसी पर्टिकुलर केमिकल से हम क्या कराएंगे, ट्रीट करवाएंगे। तो उसके कारण, और ये केमिकल जो है ये हम ले सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या फोस्फोरिन, तो उसके कारण से उनकी जो डिवीज़न कैपेसिटी होती है या डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है दैट इज डिस्ट्रॉयड। अब क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, एक तरह से वो किल हो गया या इनएक्टिव हो गया। हम उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बॉडी में और फिर वो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही है उसको एंटीजन समझकर। तो इस तरह के जो वैक्सीन है दे आर डेवलप्ड फॉर टाइफाइड, देन कोलेरा, देन रेबीज, देन whooping cough, ये सारे इसी के ही एग्जाम्पल्स हैं। देन द थर्ड कैटेगरी इज टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। टॉक्सॉइड का मतलब क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डायरेक्टली हार्म नहीं पहुंचाती हैं, वो कुछ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं और वो केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, टॉक्सिन्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए टिटनस। अब टिटनस जो है इट इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम, ये एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है और ये जो न्यूरोटॉक्सिन्स होता है ये बहुत हार्मफुल होता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। टॉक्सॉइड वैक्सीन्स इज मेड बाय हार्मलेस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ द बैक्टीरिया, पर उसकी इम्यूनोजेनिसिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म को हम इस तरह से केमिकली प्रोसेस करते हैं कि उससे निकलने वाला जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी उस पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जाती है टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं इसमें डिप्थीरिया, देन टिटनस। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, जिन्हें यूनिट वैक्सीन्स भी बोला जाता है। These vaccines are made by combining two separate components. इसमें हम दो components जो है उनको combine करते हैं और इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिट या रिकॉम्बिनेंट। री का मतलब जोड़ना। तो इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया का हमने कवर पीस लिया और ये कवर पीस जो होता है ये किसी भी प्रोटीन के साथ में, जो कैरियर प्रोटीन होता है उसके साथ में अटैच होता है और इन दोनों को मिला करके एक कंबाइंड वैक्सीन बनाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसका पार्ट लेते हैं और दूसरा हम क्या लेंगे, इसमें कवर प्रोटीन लेंगे और इन दोनों को मिलाकर यूनिट वैक्सीन तैयार करेंगे और फिर उसको बॉडी में इंजेक्ट करके और इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे। देन एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं इन्फ्लुएंजा यूनिट वैक्सीन। इन द लास्ट कैटेगरी इज इंजीनियर वैक्सीन। इंजीनियर वैक्सीन का मतलब द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एट ए लार्ज स्केल, बहुत लार्ज लेवल पर हम कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट टेक्निक की हेल्प से अगर हम वैक्सीन तैयार करते हैं जिसमें जो एंटीजन डिजीज फैक्टर होता है उसको पहले सिंथेसाइज किया जाता है किसी भी यीस्ट या बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटीजन को सिंथेसाइज कर देंगे और फिर इन एंटीजेंस को हम वैक्सीन्स के थ्रू बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो बॉडी उसमें क्या करेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी और लार्ज लेवल पर बनाया जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं इंजीनियर्ड वैक्सीन। जो मेन प्रिंसिपल होता है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का ही होता है। तो इस तरह से वैक्सीनेशन में हम एंटीजन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। किस फॉर्म में करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी ये डिफरेंट कैटेगरीज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारी बॉडी का जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दो तरह का होता है, हम देख चुके हैं, इट इज़ नेचुरल एंड एक्वायर्ड, और इसमें वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है।